आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एसिम्प्टोट्स, जिसको हिंदी में अनंत स्पर्शी बोलते हैं। तो कुछ वर्ड होते हैं वो इंग्लिश में अच्छे समझ में आते हैं, कुछ हिंदी में बहुत अच्छा सा समझ में आएगा। अनंत स्पर्शी, ठीक है, मतलब क्या हुआ? अनंत पे जो स्पर्श है, तो ये वो रेखाएं हैं, वो लाइंस है जो वहां पे अनंत पे स्पर्श है। तो एसिम्प्टोट्स आर द लाइन विच टचेस द कर्व एट इंफिनिटी। समझ गए ना, कर्व को इंफिनिटी पे जाके टच कर देना। तो अब देखो डेफिनेशन लिखते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं अनंत स्पर्श। ठीक है, तो थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। कोई भी कर्व होता है, ठीक है, जैसे ये समझ गए ना, ये यहाँ पे आपने e की पावर x का कर्व बनाया है। तो ये देखो यहाँ पे इंफिनिटी पे टच कर रहा है या नहीं? ये देखो, ये x अक्ष है, ये जब माइनस इंफिनिटी होगी तब ये कर्व और ये दोनों टच हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है? y इक्वल्स टू e की पावर x है। तो ये x अक्ष है ना, वो इस कर्व की क्या है? अनंत स्पर्शी है। तो चलो डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज a line is said to be, इजी लैंग्वेज में लिखा है, a line is said to be asymptote of curve f x, y equals to 0। ये कोई कर्व है, इस कर्व की एक लाइन है, वो एसिम्प्टोट होगी यदि एज x टेंडिंग टू इंफिनिटी, इनमें से किसी को तो जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, x टेंडिंग टू इंफिनिटी यहां पे देखो, और y टेंडिंग टू इंफिनिटी, और x टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड y टेंडिंग टू इंफिनिटी बोथ है। इसका क्या मतलब है? x टेंडिंग टू इंफिनिटी का मतलब है कर्व में x टेंडिंग टू इंफिनिटी का मतलब एक ऐसी y वैल्यू मिलेगी। भाई कर्व कैसे बनता है? यहाँ कोई भी x एंड y वैल्यू पुट करते रहते हो, ऐसा कर्व मिलता है। ठीक है, तो जब x करते हो y मिलता है, तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी का मतलब हो गया ऐसा y जरूर मिलेगा, ऐसा y जरूर मिलेगा जिस पे x क्या आ जाए? अनंत आ जाए। माइनस इंफिनिटी को लिखा नहीं जाता, बाकी बात सेम ही है। इस कर्व में जैसे ऐसा मिल रहा है ना, ऐसा क्या x यदि ले रहे हो माइनस इंफिनिटी, तो ऐसा y मिल रहा है ना, y जीरो है, y जीरो। भाई यहाँ पे देखो, ये कर्व है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है ना। तो यहाँ पे x जब माइनस इंफिनिटी रख दोगे यहाँ पे, तो y जीरो हो जाएगा। x माइनस इंफिनिटी वन अपॉन ई की पावर इंफिनिटी, आपको बता रखा है इसकी वैल्यू क्या? इंफिनिटी एन नंबर अपॉन इंफिनिटी जीरो होता है। बट x माइनस इंफिनिटी रख नहीं सकते, तो y जीरो होगा नहीं। तो समझ रहे हो नहीं? तो अनंत में जाओगे तो स्पर्श कर जाएगी, इट इज जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पे क्या है? लाइन इज सेड टू बी एसिम्प्टोट ऑफ कर्व एज x टेंडिंग टू इंफिनिटी, मतलब कर्व में y रखने पे x का मान अनंत है, कर्व में x रखने पे y का मान अनंत है, या कोई भी वैल्यू पुट करने से x और y दोनों अनंत है। कहीं ना कहीं अनंत में जरूर जाना पड़ेगा, तभी तो अनंत स्पर्शी कहलाएगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन लाइन जो एसिम्प्टोट है एंड कर्व मस्ट टेंड टू जीरो। समझ गए ना? तो एक रेखा, एक लाइन एसिम्प्टोट कहलाएगी इस कर्व की यदि क्या हो जाए? x इंफिनिटी या y इंफिनिटी या दोनों इंफिनिटी पे जाए, तब क्या होगा? लाइन और कर्व के बीच में जो डिस्टेंस है वो किसकी तरफ जानी चाहिए? जीरो की तरफ। समझ गए ना? तो मतलब कर्व को अनंत पे टच करने वाली लाइन क्या हो जाएगी? एसिम्प्टोट। भाई दोनों की डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, वही तो होता है टच। मेरी बात समझ में आया या नहीं? इसको हिंदी में लिखो, एक रेखा वक्र एफ एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो की अनंत स्पर्शी, अनंत स्पर्शी स्पर्शी कहलाएगी यदि x जीरो पे टेंड, अनंत पे टेंड करे,
y अनंत पे टेंड करे या x तथा y दोनों अनंत पे टच करें। y दोनों कहां पे अनंत पे टच करें। इस पर वक्र तथा तथा रेखा के बीच की दूरी शून्य की तरफ अग्रसर होती है। समझ गए ना? तो मतलब कर्व और लाइन के बीच में दूरी जीरो की तरफ टेंड कर जाए, मतलब क्या हो जाए, वो लाइन जो कर्व को अनंत पे टच करे। सिंपल सी बात है, ऐसी कोई डेफिनेशन ऐसे पूछेगा नहीं, बट फिर भी थोड़ा लिखा हुआ होना चाहिए। अब इसका एग्जांपल समझे। पहला यही ले लिया, यदि y इक्वल टू एफ एक्स क्या ले लिया आपने, e की पावर x। बहुत ही सिंपल कर्व है, सबको बनाना आया। तो यहाँ पे ये इसका कर्व बनता है, ये बनता है। तो यहाँ अनंत स्पर्शी कौन सी है, वो रेखा जो इस कर्व को अनंत पे टच करे। अनंत का मतलब भाई x एक तो अनंत होना पड़ेगा। तो इसमें देखो, जैसे 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 x माइनस इंफिनिटी की जा रहा है, मतलब कर्व की वैल्यू देखो ये है। यहाँ अनंत स्पर्शी क्या है, वो रेखा जो इस कर्व को कहां पे टच करे, x अनंत पे टच करे। और x अनंत पे कौन सी लाइन टच करेगी, x एक्सिस हो जाएगी। भाई यही तो लाइन है, ये लाइन है भाई। जितना मैं आगे जाऊंगा इधर, दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो जब x अनंत चला जाएगा, या पूरा x एक्सिस है ना, वो अनंत स्पर्शी हो जाएगी। मतलब इस कर्व की वैल्यू जहां माइनस इंफिनिटी हो जाएगी, वहां पे जाके समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो x अक्ष क्या है, x अक्ष क्या है, इस कर्व की क्या है, अनंत स्पर्शी है। मतलब इस कर्व को x अक्ष है, वो कहां पे अनंत पे टच करेगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? और इसका एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा, और तुम्हारा क्लैरिफाई हो जाएगा। ये लाइन होती है, यदि मैंने y इक्वल टू एफ एक्स ले लिया या 1/x, चलिए छोड़ो, y इक्वल टू एफ एक्स आपका ले लिया 10x ले लिया, एक से ज्यादा करता। 10x का ग्राफ तो आई होप सबको आता है, क्लास 12 में 10 0 0 होता है, 5/2 5, 3/2 2 और ये -5/2 -5 -3/2, ये आपका कर्व होता है। ठीक है, तो एसिम्पटोट्स इसकी कौन सी है। मैं ऊपर वाले की, इधर वाले की सारी बात करूं तो यहाँ पे y इक्वल टू, सॉरी यहाँ x की वैल्यू यदि मैंने ले ली 2n+1 π/2, ये क्या है, सारे ऑड π/2 है। ये पाई, सॉरी n प्लस π/2 है। n यहाँ मैं ले रहा हूं नेचुरल नंबर, तो एक मिनट, n पाई होगा ना, n जब 1 होगा पाई प्लस π/2, या n होल नंबर ले लिया, n पूरा काउंटिंग नंबर ले लिया आपका, n 0 से स्टार्ट होगा, n आपका w ले लिया, या मैंने नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिया, या चलो n को भले इंटीजर ही पढ़ा है, n को इंटीजर, n जब 0 है तब π/2, मतलब x π/2 पे y की वैल्यू क्या आ रही है, इस कर्व में अनंत आ रही है। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो मतलब ये लाइन है
ये इस कर्व की क्या है, एसिम्पोट। ये बात समझ रहे हो ना? तो ये क्या है, ये आपकी x इक्वल टू पाई बाय टू है, ये इस कर्व की क्या है, अनंत स्पर्शी। तो ये देखो y ये इंफिनिटी पर टेंड करा या नहीं करा, तो अनंत स्पर्शी के लिए कर्व को अनंत पे जाना पड़ेगा। तो x की वो वैल्यू, तो देखो x पाई बाय टू पे y अनंत पे टच कर रहा, तो एक एसिम्पोट होगी। ठीक है, x वापस n आपने लिया क्या, 1 लिया, तो ये 3 पाई बाय टू हो गई। ये वाली तो अनंत स्पर्शी है, ये कर्व को टच कर रही है, y इंफिनिटी में टच कर रहा है। और जैसे जैसे भाई कर्व इस वैल्यू पे क्या हो रहा है, दोनों की जो है ना, ये देखो यहाँ डिस्टेंस ज्यादा थी, ये तो ये डिस्टेंस कहां पे टेंड कर रही है, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। जैसे जैसे देखो इनमें y जैसे जैसे अनंत की तरफ टेंड कर रहा है, वैसे वैसे ये डिस्टेंस किसकी तरफ जा रही है, लाइन एंड कर्व किसकी तरफ टेंड कर रही है, जीरो की तरफ। भाई जैसे जैसे y इधर जा रहा है, इसका मतलब टेन, y अनंत की तरफ जा रहा है, दोनों की डिस्टेंस किसकी तरफ जा रही है, जीरो की तरफ जा रही है। तो x की ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू पाई बाय टू। तो ये लाइन की इक्वेशन है, x इक्वल टू पाई बाय टू, लाइन की इक्वेशन है, दिस इज अ लाइन। तो ये लाइन हो जाएगी, इस टर्म की क्या हो जाएगी, अनंत स्पर्श। इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे x अक्ष है, y इक्वल टू जीरो है, ये दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, y इक्वल टू जीरो x एक्सिस है, ये लाइन है। तो जैसे जैसे यहाँ पे x है वो माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे कर्व का x माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ये डिस्टेंस x एक्सिस में और जीरो की तरफ जा रही है, तो इसीलिए y इक्वल टू जीरो है, वो क्या है, इस कर्व में। तो समझ गए ना, कर्व को प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी और या x को, भाई कर्व की वैल्यू भले x को या तो प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा या माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, या y है वो प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा या y, भाई अनंत पे तभी तो टच करेगा। डेफिनेशन क्लियर है सबको, यहां तक किसी को दिखता? अब यहाँ पे चलो इसको एक एक और समझा देते हैं, सुनो। अब जैसे यदि मैं इक्वेशन ले ली कर्व की, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये ये आपने सर्कल बना दिया, मैं सिर्फ कर्व की बात कर रहा हूं, तो इसकी अनंत स्पर्शी होगी क्या, कर्व में ना तो x अनंत जा रहा है ना y अनंत जा रहा है, तो कहां से आएगी असल, भाई समझ गया ना? तो कर्व की कोई ना कोई वैल्यू अनंत की तरफ जाना पड़ेगा, तो यहां क्या हो जाएगी, नो एसिम्पोट्स। इसमें कितनी सारे ऑर्डर पे मिलने वाले एसिम्पोट्स हो गए, इसमें एक एसिम्पोट्स, इसमें नो एसिम्पोट्स। क्यों? क्योंकि x और y कभी भी अनंत आएगा ही नहीं, बोले कुछ भी वैल्यू बुक कर। समझ गए ना? तो इसका फोटो ले लो, ले लियो। अब देखो, नेक्स्ट आपका है एसिम्पोट ऑफ ए कर्व, वक्र की अनंत स्पर्शी। कैन आई रेज दिस? उसके बाद यहाँ फॉर्मूला डिराइव करेंगे, बहुत इजी है ये, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझना। बाकी वैसे आपको मैं सिंपल सिंपल से फॉर्मूले दे दूंगा, उससे बहुत इजी हो जाएगा। ये तो समझना, पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, अलग चीज होगी। बाकी बहुत सिंपल से फॉर्मूले करेंगे, मैं तो डायरेक्ट करूंगा उनको, एसएम कोर्स होगा। वक्र की अनंत स्पर्शी मतलब वो लाइन जो वक्र को अनंत पे स्पर्श करे, वक्र को अनंत पे जाना पड़ेगा, तभी तो वो लाइन आएगी जो अनंत पे स्पर्श करेगी। अब देखो, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, ये भी देखो टच तो करेगी ना, भाई अनंत स्पर्शी होगी, वो कहां पे टच करेगी, अनंत पे टच करेगी। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन मतलब टेंजेंट करता हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ अ कर्व, या लाइन ले लेते हैं टेंजेंट को,
लाइन ऑफ अ कर्व, वो भी तो एक लाइन है, एफ एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू जीरो एट एक्स कोमा, कोई मैंने कर्व लिया है उस पे लाइन की इक्वेशन निकाली। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस, यहाँ y मैंने एक स्मॉल पॉइंट लिया, ये y ले लिया, यहाँ पे dy बाय dx और ये x माइनस एक्स ले लिया, ये कोई दो पॉइंट पुट कर दिए, ये m हो गया। लाइन की इक्वेशन ये होती है सिंपल, y माइनस वाई वन डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स माइनस एक्स वन, ये लाइन की इक्वेशन है। मैं कुछ भी इसमें एक्शन रूप से लेना देना नहीं, सिंपल सी लाइन की इक्वेशन। अब इस लाइन की इक्वेशन में इस लाइन को भी तो ये कहां पे टच करेगी, कर्व को अनंत पे टच करेगी। ये लाइन है वो कहां पे, कर्व कर्व को अनंत पे टच करेगी। आपको पता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन का और कर्व का क्या होगा, इस लाइन का और कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, अनंत होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, दो कर्व में जहां पे दोनों मिलते हैं, कर्व को अनंत पे स्पर्श करे तो दोनों कहां पे, एक्स या वाई अनंत जाएगा, कर्व भी अनंत पे जाएगा, उस पॉइंट पे टच कर देगी। समझ गए ना। तो अब बात है एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, भाई ये समझ लिया आपने जो अभी समझा है, ये 10x का ग्राफ बनाया ये वाला, ये तो लाइन का और ये अनंत पे जो है y इंफिनिटी पे, तो यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ दोनों का। इज दैट क्लियर ना। तो यहाँ पे y इक्वल टू इंफिनिटी इस लाइन के लिए भी तो है, इस लाइन पे कहां पे टच करेगी, y इंफिनिटी पे टच करेगी कर्व को। इज दैट क्लियर। अब देखो बहुत सारी लाइन होगी, मैं सिर्फ आपको पहले एक्स टेंडिंग, देखो मैं एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी वाली, देखो दो केस बनेंगे, वो कौन सी लाइन है, y टेंडिंग टू इंफिनिटी, वो लाइन जो y इंफिनिटी पे कर्व को टच करेगी, वो लाइन। मैं सिर्फ इस केस को छोड़ रहा हूं, मैं इस केस को छोड़ रहा हूं, इसके अलावा सारे केस ले रहा हूं। तो यहाँ पे इसके अलावा कोई भी लाइन हो, एक जैसे कर्व ले लिया, ये मैंने एकदम यहाँ समझना एक अच्छे से बात, ये लाइन है, इसके लिए डिवाइड बाय dx क्या होता है, y अक्ष के पैरेलल लाइन है, डिवाइड बाय dx क्या होता है, tan थीटा होता है। डिवाइड बाय dx क्या होता है, tan थीटा होता है। थीटा क्या होता है, झुकाव कोण, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। यदि मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं तो ये यदि x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाती है तो डिवाइड बाय dx क्या होता है, tan थीटा होता है। और tan थीटा, थीटा पैरेलल लाइन है मतलब थीटा पाई बाय 2 है, तो tan पाई बाय 2 क्या होता है, इंफिनिटी होता है। तो एक ही ऐसी लाइन है जिसके लिए डिवाइड बाय dx क्या है, इंफिनिटी। ये केस कौन सा, y अनंत वाला, y अनंत वाला मतलब y के पैरेलल वाली लाइन, ये कर्व को कहां पे टच करेगी, y अनंत पे। इज दैट क्लियर। मैं ये केस हटा रहा हूं, मतलब डिवाइड बाय dx अनंत वाला केस हटा रहा हूं, इसके अलावा मैं सारे केस ले रहा हूं। इसके अलावा मैंने यदि थोड़ी सी भी लाइन, जैसे ये टिल्टेड लाइन हो गई, तो ये टिल्टेड लाइन इधर जाके कहां पे टच करेगी कर्व को, ये x इंफिनिटी पे ही टच करेगी या इस साइड टच करेगी। समझ गया ना, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई ना तो भी ये जाते जाते अनंत पे ही टच करेगी। ये मैंने सारी लाइन ली है, और इन सारी लाइन के लिए डिवाइड बाय dx क्या होता है, tan थीटा होता है। और थीटा 90 नहीं है इनके लिए, क्योंकि थोड़ी सी भी झुकी हुई, पर झुकी हुई जरूर है, तो थीटा 90 नहीं है, मतलब ये हमेशा क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, जो एक फाइनाइट वैल्यू है। थीटा पाई बाय 2 पे अनंत आ रहा है, इसके अलावा हर एक लाइन के लिए m क्या होगा, फाइनाइट होगा। इज दैट क्लियर। तो मैं कौन सा केस ले रहा हूं, x टेंडिंग टू इंफिनिटी, आई इज excluding it involves all the asymptotes except y equals to infinity, मतलब y equals to अनंत के अलावा सभी सभी अनंत स्पर्शी, मैं सभी अनंत स्पर्शियों की बात कर रहा हूं, एक इसके अलावा। तो उन सारी के लिए क्या होगा, लिमिट x जब अनंत पे जाएगा तब डिवाइड बाय dx क्या होगा, m होगा, मतलब क्या होगा, फाइनाइट होगा। इज दैट क्लियर। उस केस में वो इनफाइनाइट आ जाएगा डिवाइड बाय dx, इसके अलावा हर एक केस में क्या होगा, फाइनाइट होगा।
तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है बताओ? लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और m क्या होता है? dy बाई डी एक्स होता है प्लस सी। तो यहां से y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? c होता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं लिमिट जब x टेंडिंग टू क्या लिया? अनंत लिया, तब तब ये फाइनाइट है ना, ये फाइनाइट है। तो इसका मतलब यहां पे ध्यान से समझना, y माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन ये, सॉरी ये भी किसके इक्वल आ जाएगा? c, जो भी क्या होगा? फाइनाइट होगा। भाई x अनंत पे ये फाइनाइट होगा, ये फाइनाइट होगा, तो फाइनाइट इंटू एक्स और y की सारी वैल्यू होती है, c भी क्या आ जाएगा? फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, कोई वैल्यू। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों वैल्यू तो पुट करनी है लाइन की इक्वेशन में, m और c आ जाएगा तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, वही निकालेंगे। मैं इनके ही प्रोसेस, पूरे प्रोसेस में आपको एक ही चीज सीखनी है, y कैसे, सॉरी m कैसे निकालना है, c कैसे निकालना है, m और c की वैल्यू पुट करते हैं आपका आंसर आने स्टार्ट। इज दैट क्लियर? वो मैं सिखाऊंगा। वैसे बहुत इजी फार्मूला बनेगा, बट फिर भी हम थोड़ा समझते हैं ना, तो उसका एक अलग ही मजा रहता है। बाकी फार्मूला बहुत इजी बनेगा। यहाँ तक किसी को देखिए सब क्लियर है? अब बात करते हैं इससे आगे। यदि इस सेम वाला केस लिया, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी है, यहां से एक चीज में निकाल, आपको याद करनी है ये चीज, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी है। यहां पे मैंने इसको डिवाइड करा किससे? एक्स से। तो यहाँ y बाय एक्स हो गया, माइनस ये क्या हो गया? dy बाय डी एक्स हो गया, और ये क्या हो गया? c बाय एक्स हो गया। मैंने लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पूरी के लिए है, तो इधर मैंने लिखा नहीं उस साइड, क्योंकि एक्स था ही नहीं। यहां लिख दो एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो x जब अनंत जाएगा, तब यहाँ पे एक बात यहाँ पे याद रखनी है आपको, लिमिट x जब अनंत पे जाएगा, तो y बाय एक्स माइनस डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल टू क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी c। अब मैं x टेंडिंग टू इंफिनिटी की वैल्यू लिख देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। इधर y बाय एक्स को तो मैंने y बाय एक्स ही रखा, इधर x इंफिनिटी पे ये कहां जा रहा है? ये m बन जाएगा। ये मैंने पहले ही देख लिया, x इंफिनिटी पे हमेशा स्लोप मिलेगा, और tan के अंदर वो थीटा पाई बाय 2 के अलावा कुछ भी करोगे तो फाइनाइट वैल्यू आती है। और इधर रखा एनी नंबर, ये c बाय x है ना, देखो x से डिवाइड करा, तो ये चला जाएगा 0। तो यहां से अब मैं x टेंडिंग टू जब इंफिनिटी होगा, मैं एक बात बोल सकता हूँ, y बाय एक्स होगा वो क्या हो जाएगा? m। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो अब तुम्हें मैं जहां y बाय एक्स है वहां पे मैं m लिखूंगा, यदि मैं एसएम कोर्स को कहां पे टच करवाना चाहता हूं। अब यहाँ पे मैं यदि x इसमें भी 0 रख देता ना, इसमें भी 0 रख देता, तो यहाँ पे क्या आ जाता? m इक्वल टू 0 आ जाता। सिर्फ एक ही अनंत स्पर्शिक की बात होती जो x अक्ष के पैरेलल है, x अक्ष के पैरेलल है ना, उसका m 0 है। m मतलब tan थीटा 0, मतलब थीटा 0 है, मतलब जो लाइन है उसका और x एक्सिस के साथ जो एंगल है वो 0 है। तो मुझे सारी की बात करनी है, तो इसीलिए मैंने इसको y बाय एक्स लिखा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? मैं सिर्फ ये चीजें काम में लेके फॉर्मूला डेराइव करने वाला हूँ। एसएम कोर्स ऑफ एल्जेब्रिकल, एसएम कोर्स ऑफ एल्जेब्रिक, बीजीय वक्रों की अनंत स्पर्श। बीजीय वक्र कैसे? ये मैंने एक कर्व लिया है, a0 y की पावर n, a1 y की पावर n माइनस 1x, a2 n माइनस 2x स्क्वायर, दोनों मतलब n डिग्री के मैं सारे ले लिया। ऐसे बढ़ते बढ़ते a n माइनस 1 y और x की पावर n माइनस 1, और फिर a n x की पावर n। ये मैंने n डिग्री का, देखो सारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, बाकी हम बहुत अच्छा ज्योमेट्रिकली इसको समझा सकते हैं। मैंने जो एग्जांपल लिए उनमें ज्योमेट्रिकली मैंने सारी चीजें डायग्राम बना बना के समझा दी। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है
हमारा कर्व y इक्वल टू एफ एक्स हो ना, उसमें मैंने tan मैन आपको ड्रॉ करके बता दिया है। यहाँ कर्व है एफ एक्स कोमा वाई, दो वेरिएबल में है, तो मैं डायग्राम नहीं बना सकता। जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं ना, तो उनका आप कर्व ड्रॉ नहीं कर सकते, दो वेरिएबल में कैसे ड्रॉ करोगे, तुम देख लोगे कि लाइक पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ मैंने n डिग्री वाले लिए, मैं तो n डिग्री की बात कर रहा हूँ। अब अगला ले लिया मैंने b1, और यहाँ क्या हुआ y की पावर n-1, मैंने n-1 डिग्री के कर्व की बात करी है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया b2 y की पावर n-2, और ये x b3 y की पावर n-3 x स्क्वायर डैश 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 bn-1 y की पावर n y x की पावर n-2, और ये आपका bn और x की पावर n-, ये सारा मैंने कौन सा पॉलिनोमियल लिए हैं, दो वेरिएबल है n-1, मतलब y और x की कंबाइंड पावर क्या है n-1। इसमें टर्म कितनी है n+1 टर्म है, क्योंकि देखो यहाँ a 0 से लेके a n तक है, और यूं देखो कि यहाँ x की पावर 0 है और यहाँ x की पावर n है, तो 0 1 n से n+1 है। यहाँ पे b1 से bn है, यहाँ n ही टर्म है, x की पावर 0 से x की पावर n-1, तो इसमें n टर्म है। वैसे ही यहाँ अगला क्या ले लिया c1 y की पावर n-2 हो जाएगा, c2 y की पावर n-3 और h, ऐसे चलते चलते क्या हो जाएंगे ये सारे कर्व। लास्ट में देखो n डिग्री n-1 n-2 n-3 करते करते 2 डिग्री का 0 डिग्री का, समझ गए ना। लास्ट में एक कर्व ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा सिर्फ x। मेरी बात समझे या नहीं समझे, यहां तक किसी को दिक्कत। अब देखो ये कर्व हो गया, इन कर्व में स्पेशल बात क्या है, यदि मैं यहां से पहले वाले कर्व से x की पावर n कॉमन ले लूं, तो ये n डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा या नहीं बनेगा। यहां से मैंने x की पावर n ली, यहां कांस्टेंट बनेगा, यहां क्या बनेगा या बनाऊं, यहां बनेगा y अपॉन x की पावर n, यहां क्या बनेगा y अपॉन x की पावर n-1। समझ गए ना, x की पावर n कॉमन ले लोगे तो यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा, फिर y के नीचे आ जाएगा क्या x की पावर n-2, यहाँ y के नीचे क्या आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, तो ये पूरा पॉलिनोमियल बन जाएगा n डिग्री का, x की पावर n लेते ही पूरा फंक्शन ऐसे बन जाएगा। किसी को दिक्कत। अगले वाले में जैसे ही मैंने x की पावर n-1 कॉमन ले लूंगा, ये n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा या नहीं बनेगा, पूरा फंक्शन y बाय n का बन जाएगा, और n-1 लिख दिया क्योंकि यहाँ मैं इसका डिग्री से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसका, ठीक है, फाई n लिखा है क्योंकि ये किसका n डिग्री का था, और यहाँ n-2। उससे अगला वाला x की पावर n-2 हो गया, और ये क्या हो गया फाई n-2 y बाय x, ऐसे करते करते क्या हो गया 0। यहां तक किसी को दिक्कत, एकदम इजी। अब मैं इस पूरे कर्व को डिवाइड कर देता हूं किससे, x की पावर n से, तो यहां क्या मिला, यहां मुझे फाई n मिला, y बाय x मिला, प्लस 1 बाय x मिला, फाई n-1 y बाय x मिला, फिर यहाँ 1 बाय x स्क्वायर मिला, फाई n-2 y बाय x मिला, डैश 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 करके 0 मिला। मेरी बात समझ रहे हो नहीं, कर्व को किससे डिवाइड करा है x की पावर n से। अब जब मैं x टेंडिंग टू इंफिनिटी कर रहा हूं, मतलब मैं y इक्वल टू इंफिनिटी के अलावा सारी अनंत स्पर्शी एसिम्प्टोट्स ले रहा हूं, उस केस में आपको पता है यहां पे x जब अनंत की तरफ जाए y बाय x किसकी तरफ चला जाएगा, m की तरफ चला जाएगा। किसी को दिक्कत इसमें, तो यहां से ये एनी नंबर अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा एनी नंबर अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होगा इंफिनिटी, आज बड़ा ही सोच जीरो, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, आगे वाली सारी टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 1 बाय एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स क्यूब ऐसे करके आगे वाली सारी टर्म क्या हो जाएगी
जीरो हो जाएगी, सिर्फ एक टर्म बचेगी, उधर तो वैसे ही जीरो लिया हुआ है, तो यहां से आपका क्या मिलेगा, इसको इरेज कर दो जल्दी लो। 1/∞ जीरो होता है, 1/0 इंफिनिटी होता है। यहाँ x इंफिनिटी पे जा रहा है ना, 1/∞ का होगा जीरो। इरेज कर दो, पढ़ाई छोड़ दो यार। अब देखो ये यहाँ समझ में आया नहीं आया, तो ये वाली सारी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, पाई एन, अरे यार यहाँ का एक फॉर्मूला काम आएगा, यहाँ लिखा नहीं। ये हो गया वाई बाय एक्स, और यहाँ एम हो गया ना, ये एम इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब ये क्या मिलेगा, ये पॉलिनोमियल मिलेगा एन डिग्री का, ये क्या मिलेगा, एन डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा एम में, तो यहाँ एम की सारी वैल्यू आएगी ऐसे m1 m2 m3 ऐसे। और लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c होती है, m आपको यहां से मिल जाएगी। मतलब कोई भी क्वेश्चन देगा, हमें सिर्फ हाईएस्ट पावर वाली टर्म देखनी है इसमें, और y की जगह इसको शॉर्टकट में लिखा दूंगा, y की जगह आपको m रिप्लेस करना है, x की जगह 1 रिप्लेस करना है, तो सीधा मिल जाएगा a1, ये मिल जाएगा, और यहाँ m से वैल्यू निकालना, यहाँ वो सारे आपको m मिल जाएंगे सीधे से एकदम से। इज दैट क्लियर? अब देखो ये चला जाना काम, तेरे पास होने के चांस बहुत कम है, मजाक नहीं कर रहे, बहुत कम चांस है। तो ऐसे निकलेंगे m। अब देखो, अब बात रही c की, लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, एक तो आपको m चाहिए, एक क्या चाहिए, c चाहिए। तो c के लिए क्या करना है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां से फाइव डैश n, और यहाँ क्या हो गया y बाय एक्स, भाई इसका डिफरेंशिएशन करा फंक्शन का, फिर y बाय एक्स का वापस करना पड़ेगा, और y बाय एक्स का क्या हो जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स को छोड़ा y का dy बाय dx, माइनस y को छोड़ा और x का 1 प्लस, अब देखो मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया 5x, और फिर y बाय एक्स का वापस करना पड़ा, उसका करेंगे u डॉट v लगेगा, तो एक बार तो हमने 1 बाय एक्स को छोड़ा और किसका करा, फाइव एन माइनस वन डैश वाई बाय एक्स, यहां भी मैंने वाई बाय एक्स का करना पड़ेगा मुझे डिफरेंशिएशन, और ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स डीवाई बाय डी एक्स माइनस वाई एक्स का हो गया 1। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे इसमें यू इसको छोड़ा, मैंने इसको छोड़ा और इसका डिफरेंशिएशन करा है, तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको वापस फाइव एन माइनस वन वाई बाय एक्स को छोड़ो और सीधा 1 बाय एक्स का करो, तो क्या हो गया, माइनस का 1 बाय एक्स। क्या क्या ये ये बीच में ये इसका करा, फिर y बाय एक्स का वापस करा, फंक्शन का करा ना x के रेस्पेक्ट में, फिर y बाय एक्स का वापस करा, चेन रूल। ये f का फंक्शन है, फिर अब देखो यहां से जो भी आगे वाली टर्म है उन सब में नीचे x की पावर दबा के रहेगी, क्यों रहेगी, देखो ध्यान से सुनो, मैं लिख नहीं रहा हूं पर समझा रहा हूं, इसको छोड़ोगे और इसका करोगे, इसका करोगे ना, तो y बाय एक्स का वापस करना पड़ेगा, नीचे एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर से तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सारे को, तो भी नीचे क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। एक टर्म में इसको छोड़ दोगे तो इसका एक्स क्यूब बनेगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो एक 1 बाय एक्स बच जाएगा, मेरी बात समझ रहे हो, और मुझे इवेंचुअली तो एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी करना है, तो वो जीरो चली जाएगी, मेरी बात सुन रहे हो या नहीं, समझ में आ रही है ना, तो इसके आगे वैसे वैल्यू जीरो होनी है, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, ये इक्वल टू क्या हो गया, जीरो।
क्योंकि नीचे एक्स जरूर मिलेगा। मेरी बात समझे ना भाई, एक में इसको छोड़ा, इसका वाई बाय एक्स का वापस करोगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर से तो मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, वो तो कॉमन ले सकता हूँ, तो ये वन बाय एक्स स्क्वायर तो बचा, और एक्स में इंफिनिटी पे जाऊंगा, एनी नंबर अपॉन इंफिनिटी जीरो चला जाएगा। दूसरी बार इसको छोड़ूंगा ना तो नीचे एक्स क्यूब बन जाएगा। एक्स स्क्वायर का क्या होता है, माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी एक नीचे एक्स बच जाएगा, और एक्स इंफिनिटी पे वो भी जीरो चला जाएगा, और इसके आगे वाली सारी टर्म में जीरो चला जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत? तो चलो पहले मैं इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं और ये चीज कॉमन ले लूं, तो ये क्या है, क्योंकि ये कॉमन सब में थोड़ी आएगी। रुको रुको, एक्स स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई करा, ठीक है, और इन दो टर्म में ये कॉमन है, पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये लिया मैंने फाइव डैश एन, चलो उसको कॉमन नहीं लिया, वाई बाय एक्स मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ क्या मिला, एक्स डी वाई बाय डी एक्स, अभी मैंने कुछ नहीं लिखा, माइनस वाई, और यहाँ क्या हो गया, वन बाय एक्स, या इन दोनों में से कॉमन ले लूं क्या, दो में कॉमन ले लो, छोटा हो जाएगा थोड़ा, छोटा हो जाएगा इन दो का, बाकी में तो वैसे ही जीरो बन रहा है, तो ये क्या करा मैंने, एक्स डिवाइड बाय डी एक्स, सिर्फ ऊपर वाले ही लिया, नीचे का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स डिवाइड बाय डी एक्स माइनस वाई, और यहाँ मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या मिला, फाइव डैश एन वाई बाय एक्स, मैंने एक्स स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया हर साइड, तो यहाँ रहा, और दूसरा वाला क्या रहा, प्लस यहाँ वन बाय एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये क्या हो गया, फाइव डैश एन माइनस वन वाई बाय, ठीक है, ये सारी टर्म समझ ली जिनमें ये कॉमन आ रहा है, और ये सब में कॉमन आएगा, पहली वाले में दूसरे में यू डॉट भी लगाओगे ना, जहां जहां इसका डिफरेंशिएशन होगा ये कॉमन आएगा, ठीक है, और दूसरी मैंने इससे फ्री वाली माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया, फाइव एन माइनस वन वाई बाय एक्स, इससे अगली यहां की टर्म क्या हो जाएगी, ये माइनस का टू अपॉन एक्स क्यूब, फाइव, ये एक्स स्क्वायर हटा दो क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया है, यहां भी एक्स लिख दो एक्स क्यूब का, और यहाँ क्या हो जाएगा, एन माइनस टू वाई बाय एक्स, ये चलते चलते क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, अभी मैंने आपको यहां पे लिखा हुआ था, एक तो क्या लिखा हुआ था, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे dy बाय dx क्या था, m था, जो मैंने वहां काम में लिया, एक आपको मैंने बताया था y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस c होता है, तो यहाँ पे y माइनस एम एक्स इक्वल टू क्या होगा, c होगा, तो मतलब m क्या है, dy बाय dx, तो dy बाय dx डॉट x क्या होगा, c होगा, और ये क्या है, ये आपका x dy बाय dx माइनस y, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सी, या वही लिख देता हूँ भाई, वाई टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, तो यहाँ से सी क्या हो जाएगा, वाई माइनस एम एक्स हो जाएगा, तो मैंने वो भी लिखा था, एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी पे वाई माइनस डी वाई बाय डी एक्स, और उसके पास यदि एक्स हो जाए, ये कहाँ पे टेंड करेगा, सी की तरफ टेंड, वो भी मैंने यही लिखा, क्योंकि ये फाइनाइट वैल्यू आ गई, इज दैट क्लियर ना, एसिम्प्टोट्स के लिए, तो ये सी की तरफ टेंड करेगा, तो ये माइनस सी होगा ना, माइनस सी तो है इसका, माइनस से मल्टीप्लाई, तो मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स इंफिनिटी पे ये आपका बाहर वाला माइनस सी हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, और ये क्या मिलेगा, फाइव डैश एन वाई बाय एक्स, और ये इंफिनिटी पे एनी नंबर अपॉन इंफिनिटी जीरो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का इसके आगे वाली सारी टर्म जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, फाइव एन माइनस वन वाई बाय एक्स, वाई बाय एक्स को वैसे एम लिख दो क्योंकि ये भी तो एम जा रहा है, ये एम हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका एम हो जाएगा, तो यहां से सी का क्या फॉर्मूला आया है, सी का फॉर्मूला आया है फाइव एन माइनस वन एम माइनस का, और ये क्या हो गया, फाइव डैश एन एम, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, दोनों प्लस हो जाएंगे, वो उधर गया नेगेटिव, तो सी का फॉर्मूला क्या है, फाइव एन माइनस वन एम अपॉन फाइव डैश एन, ठीक है ना, किसी को दिक्कत,
अब देखो एक स्पेशल केस होगा, उसको रेस कर दो, अच्छे से इसका फोटो ले लो। वैसे आपके सारे क्वेश्चन इसी गेम पे है, इस फॉर्मूले पे। शॉर्टकट लिखो इसका। इसको रेस कर देता हूं। आपको क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में आपको शॉर्टकट बता देती हूँ। y को सीधा m रिप्लेस करना, x को सीधा 1 रिप्लेस करना, उससे वैसे ही है ना, y बाय एक्स क्या हो जाएगा, m ही तो हो जाएगा। ठीक है, सीधा y को m, x को 1, सीधा m की वैल्यू मैं बता दूंगा कैसे क्या चेक करना है, बहुत बहुत इजी हो जाता है, कोई टेंशन नहीं। अब देखो एक स्पेशल केस लिखवाना है, इसका प्रूफ तो नहीं करना है। C का फॉर्मूला है वो क्या है, माइनस का फाइव एन माइनस वन का क्या मतलब है, एन माइनस डी, एन माइनस 1 डिग्री वाला। पहले लिया था एन डिग्री वाला पॉलिनोमियल, उसके अगला वाला। भाई आई एस 3 डिग्री है तो 2 डिग्री वाले की बात करते हैं। इसमें एम अपॉन ये आपका हो जाएगा 5 एन एन, ये है। तो अब देखो ये वैन 5 एन में एम क्या आ जाए, 0 आ जाए, और साथ में इस केस में क्या आ जाएगा, इसमें ये भी 0 आ जाएगा। फाइव एन माइनस वन एम है, ये भी इसको 0 आना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यदि ये 0 नहीं आएगा, एनी नंबर अपॉन 0 इंफिनिटी हो जाएगी। सी इंफिनिटी होते ही क्या हो जाएगा, सी क्या है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सी है x 0 रखने पे y की वैल्यू, तो x 0 पे यदि c अनंत हो जाएगा, मतलब इस अनंत स्पर्श की बात है, ठीक है, और जो हमें लेनी नहीं है। तो यदि यहाँ ऊपर वाला नॉन जीरो होगा तो उस केस में तो अपना मेथड लगेगा ही नहीं, अपन का सिर्फ एक उसको छोड़ के कर रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब बात रही ये दोनों जीरो होंगे तो ये नॉन डिफाइंड होगा, सी क्या होगा, 0/0 होगा। तो हम क्या, मैंने क्या बोला, हम ढूंढ क्या रहे हैं, हम m1 की वैल्यू से वहां से निकल जाएगी, जो ये तरीका है, यहाँ से m आ जाएगा, और इससे क्या करेंगे, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, m पुट करते ही c मिल जाएगा। पर m की कुछ वैल्यू के लिए दोनों 0/0 आ गए तो c तो नॉन डिफाइंड हो जाएगा ना, उसमें कैसे मिलेगा उसके बाद। तो यदि आपका 5-0 हो गया ना, इसका मतलब होता है m रिपीटेड, मतलब ये है दो सेम स्लोप की अनंत स्पर्श मिलेगी। इसका मैं थोड़ा मतलब बता देता हूँ। जैसे आपने समझा x माइनस वन का स्क्वायर है, ये 0 है, ये आपका समझ लिया एफ एक्स है, तो ये x इक्वल टू 1 पे ये 0 हो रहा है, तो 0 आ रहा है ना ये। तो यहाँ पे f डैश x भी क्या आ रहा है, ये वापस 2x माइनस वन, तो ये f डैश वन भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके दो फैक्टर है, वन 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 रिपीट करा है। यदि किसी का m 5-m यदि 0 आ जाए ना, तो मतलब m की दो वैल्यू सेम है, जैसे इसमें आ गया ना, इसमें दोनों तो x की वन वन वैल्यू है, समझिए। फर्स्ट डेरिवेटिव यदि 0 आ जाए तो मतलब दो बार वो वैल्यू रिपीट कर गई। डबल डेरिवेटिव 0 आ जाए तो जैसे ये क्यूब हो जाता तो इसका डबल डेरिवेटिव भी 0 आता, तो मतलब 3 बार ये रिपीट करता। इज दैट क्लियर ना। तो इसका मतलब m रिपीट करा है, एक ही m के लिए c की क्या वैल्यू है, 2 है। तो इसके लिए मैं सीधा आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। वैसे इस केस में इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसमें इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जहां मैंने यहाँ एक बार डिफरेंशिएट करा है, इसमें डबल डिफरेंशिएट करना पड़ता है और कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, इसलिए मैं सीधा बस, तुम समझ गया ना सिचुएशन, मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ सीधा, सी स्क्वायर फैक्टोरियल 2 और यहाँ 5 ये m हो गया, प्लस यहाँ c फैक्टोरियल 1 और ये आपका 5-n-1 m, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका 5n-2 और ये m इक्वल टू 0। यहाँ एक m की वैल्यू के लिए ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, ये सारी वैल्यू आएगी 2 4 5 जैसे। तो सी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ से c की क्या आ जाएगी, दो वैल्यू आ जाएगी c1 और c2। तो लाइन की एक ही m के लिए mx प्लस एक c1 लिख देना
और एक ही m के लिए क्या हो जाएगा C2, तो दो लाइन मिल जाएगी इसका मतलब। ठीक है, m रिपीटेड करा, इसका फोटो ले लो और यहां से मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाए। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। अब देखो क्वेश्चन लेते हैं। दो फॉर्मूले याद रखने बताया मैंने, कौन सा? एक तो सी का फॉर्मूला वो वहां लिखा हुआ है, एम क्या होगा? पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन आपका हो गया 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4x² प्लस y2। आपके बुक में वैसे है, अब इसका कर्व कैसे बना है, समझे ना दिक्कत? प्लस 2xy माइनस y²। बट मैथमेटिक्स की ब्यूटी ब्यूटी देखो, फिर भी इसकी एसिम्पोट निकालनी है। 4x³ माइनस x² माइनस 4xy² प्लस y³ और ये होगा 3x² प्लस 2xy माइनस y² माइनस 7। हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 है, तो ये 3 वाला अलग ही कर दो। ठीक है, ये f3 का फंक्शन हो गया और ये क्या हो गया 2 का f2। m के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें क्या बताया है, y को पहला स्टेप 1 में हमें 3 डिग्री का है ना, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम 3 एसिम्पोट निकल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे f3 का क्या मतलब है, y की जगह क्या रिप्लेस कर दो m, x की जगह क्या रिप्लेस कर दो 1। तो यहाँ से f3 में क्या हो जाएगा f3m सीधा ही निकल, यहाँ 5 में लिया ना अपन, 5 ले लिया 5 3 और ये ले लिया 5। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दो 5 3m। तो समझ गए, y की जगह यहाँ क्या, ये यहाँ हो जाएगा m3, ये क्या हो जाएगा माइनस 4m² माइनस m प्लस 4। मैंने y की जगह m रिप्लेस करा, एकदम ऐसे ही होगा, x³ कॉमन लिया है, y बाय x का फंक्शन बना है, इसकी ये टर्म बनी है, एकदम वैसे ही आप चाहो तो एकदम जैसे मैंने प्रूफ करा वैसे ही होगा। और बात तो वही है ना, x की पावर n का लेना देना ही नहीं है, हमने सिर्फ वहां पे फाइव n को जीरो, फाइव एन एम को ही तो जीरो कराया, तो फाइव n की वैल्यू ये और n ये। बना कैसे था, x की पावर यहाँ क्यूब है तो x³ कॉमन लेके ये 5y/x को मैंने m लिखा था, वही तो बना है। तो बस इसको जीरो पे कंप्यूट करो। अब इस m की वैल्यू निकाल दो, यहाँ m की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक है ना m इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1 करा तो ये 1 5 हो गया, यहाँ करना है m इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मैं एक सिंथेटिक डिवीजन बताता हूँ, तो मतलब इसका मतलब क्या होगा, m माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो एक सिंथेटिक डिवीजन भाई m इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो इस इक्वेशन को m माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो एक क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी, सॉरी क्यूबिक है ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को m इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब m माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी या नहीं आएगी? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाओ, बस यहाँ सिंथेटिक डिवीजन लगाओ, या ऐसा करेंगे, ये तुम कल करो अच्छे से लगाओ, टाइम कल करते हैं। क्या अरे मिडिल टर्म तो इसमें कुछ नहीं है, मैं तो सीधा ही कर सकता हूँ, मैं सिंथेटिक डिवीजन सिखाऊंगा यहाँ पे तुम्हें, सिंथेटिक डिवीजन सिखा के, हाँ बस, हाँ बस, बाकी यहाँ से m की 3 वैल्यू निकलेगी, m की 3 वैल्यू निकलोगे, और c का ये बता देता हूँ, इसमें कुछ नहीं, मैं भले सीधा ही करें, तो एक यहाँ पे m इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब m माइनस 1 एक फैक्टर है, मैं सीधा ही कर देता हूँ, पास पास कर देता हूँ कंसेंट्रेट। अब देखो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए, देखो m स्क्वायर से करते ही m³ आ रहा है, अब माइनस का m² है, मुझे माइनस का 4m² चाहिए, तो माइनस का 3m, एक m²
3m², तो 4m² हो गया, प्लस का 3m, मुझे क्या चाहिए माइनस का m, तो प्लस का 2 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3m, सॉरी सॉरी प्लस का 3m हो गया ना, ये प्लस का 3m और मुझे क्या चाहिए माइनस का 2m, तो ये 4 होगा ना, माइनस का 4। भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे m³ हो गया, फिर ये माइनस का m² फ्री से मिल गया ना, फिर माइनस का 3m² करा तो 4m, यहाँ से प्लस का 3m हो गया है और आपको क्या चाहिए माइनस का m, तो माइनस का 4m करोगे तो माइनस का m मिल जाएगा और ये 4 से क्या हो जाएगा, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, यानी एक थोड़ा सिंथेटिक सिखाने पर कोई नहीं, इससे हो जाएगा, तो m-1 हो गया। अब इसके फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा -4 + 1, तो m+1 m-4, तो यहाँ से आपका m² हो गया 3m, इज दैट क्लियर? तो यहाँ से m की 3 वैल्यू आ गई क्या 1 -1 और प्लस का 4, 3 एसिम्प्टोट निकलेगी, m की वैल्यू आ गई, 3 c की वैल्यू चाहिए, तो अपन का m कितना था 3 था, तो c का फॉर्मूला अपने वाले केस में क्या बनेगा, अपने वाले केस में बनेगा माइनस का 5, m 3 रखोगे तो क्या होगा 2 डिग्री वाला, उसके अंदर m अपॉन 3 डिग्री वाले का डिफरेंशिएट और उसके अंदर m, तो यहां से मुझे बताओ 5 3m क्या है, 5 3m यही तो है, ये जो बनाया है ये m³ -4m² -m² तो यहाँ 5 - m क्या हो जाएगा, m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, 3m² -8m -1, और दूसरा ये 5 to m क्या है रे, इसमें क्या हो जाएगा 3 + 2m, भाई x की जगह 1, y की जगह m -m², क्या ना इरेज दैट, तो यहां से आपका c जो बनेगा, c क्या बन रहा है, c आपका माइनस का, तो ये कर लू मैं, माइनस से मल्टीप्लाई करूं या मल्टीप्लाई की कुछ नहीं जरूरत नहीं है, हाँ पढ़ा रहने दो, रुको रुको पढ़ा रहने दो, ये 2m रहा, m² रहा अपॉन 3m² -8m -1, तो यहाँ when m = ले लो प्लस का 1, m जब प्लस का 1 लिया तो c का क्या आ रहा है यहाँ पे +1 लिया, तो यहाँ आ रहा है 5 5 - 1 4, और यहाँ 1 - 9, 1 - 9 क्या हो जाएगा -6, भाई ये 3 और ये माइनस का 9 हुआ ना, तो यहाँ क्या हो गया प्लस का 2/3, तो इस केस में लाइन की इक्वेशन क्या होती है y = mx + c होती है, m की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू क्या है 2/3, ये लाइन, ठीक है, तो व्हेन m = क्या ले लिया माइनस का 1, m -1 ले लिया, उस केस में c क्या बन रहा है माइनस, यहाँ 3 - 2, तो 1 - 1 0, तो c सीधा ही 0 है, नीचे वाला करना ही 0, नीचे वाला नहीं पॉजिटिव बन रहा तो 0 आ जाएगा c, तो यहाँ क्या हो गया y = -x, एक लाइन हो गई, समझ गया ना, ये आपकी एसिम्प्टोट एक हो गई, ये आपकी एसिम्प्टोट दूसरी हो गई, ये दूसरी हो गई, और तीसरी क्या हो जाएगी when m = क्या हो जाएगा 4, तो उसमें c क्या हो जाएगा, c आपका माइनस का, ये रहा 3 और ये क्या 8, और ये क्या हो जाएगा 4 है ना 16, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 3 × 16 -8 को 4 से 32 -1, यहाँ आपका c क्या हो जाएगा माइनस का, ये 11 11 - 16 -5 प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस माइनस है प्लस का, और ये 15 1/3, ठीक है, तो यहाँ से y = क्या हो जाएगा 4x + 1/3, ये तीनों एसिम्प्टोट्स आ गए, समझ में आया कितना इजी है, देखो कोई एफर्ट्स नहीं, वो प्रूफ अलग चीज हो गई, बाकी सीधा हाईएस्ट ऑर्डर का देखना, अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि x की कॉमन लेके वो m ऐसे ही तो निकला था, तो यहाँ सीधा बस शॉर्टकट y की जगह m, x की जगह 1, इससे आपको m की वैल्यू मिल जाएगी, m की वैल्यू के बाद c का फॉर्मूला क्या होता है नहीं, तुम्हें बस ये याद रखना है, बाकी कल